Yes, Puneet Singh, please beta open your camera. Then we will start your next portion. Yes, beta. So our next topic you can see on the my topic, that is law of conservation of linear momentum. It's most important topic. बेटा बहुत स्लो चले हुए हैं हम, ज्यादा फास्ट नहीं कर पा रहा हूँ। रोज की हम एक या दो डेरिवेशन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं बेटा प्लीज साथ साथ में सॉल्व करो उनको, ठीक है। जब आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा देन वी कैन सेंड ए असाइनमेंट, डिपेंड्स अपॉन योर होल चैप्टर। सो बेटा वेट फॉर ए मिनट, वी कैन शेयर द स्क्रीन। Yes, beta. So next one is conservation of linear momentum. अपनी कॉपी साथ में रखना बेटा। Next one is conservation conservation of linear momentum. तो बेटा you know what is an momentum? Momentum is the product of mass and velocity of linear momentum. ये वाला टॉपिक करके बेटा हमने जूम की, क्योंकि आपने जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हमने डायमेंशनल फॉर्मूले करे हुए हैं बेटा, उनके ऊपर हमने एक यूट्यूब की मैं एक क्लास लगाऊंगा, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन है बेटा एक बार हमने फिर से सॉल्व करने हैं, क्योंकि यूट्यूब में आपने बेटा अच्छे से नहीं करे हैं मेरे को पता है, तो एक बार हम उसकी क्लास जरूर लगाएंगे। ये देखो बेटा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है, लिसन केयरफुली, मैंने आपसे पूछना है बेटा कि when no external force is applied on a system, the interacting body, the total momentum of the system remain conserved। मीन बेटा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन कंजर्व, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको लॉ भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, यू कैन राइट द डेफिनेशन आल्सो बेटा, प्लीज राइट। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम of several interacting bodies या several interacting particles, the total linear momentum of the system is conserved। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बेटा, मूव ऑन नेक्स्ट लाइन, द टोटल लीनियर मोमेंटम इज द total linear momentum is the vector sum of linear momenta of all particle of the, सर सेकंड क्या है? बेटा मैंने बोला द टोटल लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटा या मोमेंटम भी बोल सकते हैं, मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो सिमिलर इन दैट केस ये बोलता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। जो मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब इसको बेटा सॉल्व करना है, हाउ इट सॉल्व, जैसे लिसन केयरफुली, लेट अस कंसीडर ए एन पार्टिकल। जैसे मैंने बेटा एन पार्टिकल कंसीडर कर लिए कि आपके पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के बीच में एन पार्टिकल है, उस सिस्टम के बीच में कितने पार्टिकल हैं बेटा, देयर आर एन पार्टिकल्स। सो बेटा ये जो आपके पास एन पार्टिकल है उनका मास है
m1 m2 अप टू सो ऑन mn। एन पार्टिकल के बीच में जितने भी पार्टिकल हैं उनका मास है अप टू सो ऑन एम एन के इक्वल है। और इनकी जो ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहे हैं वेलोसिटी b1, वेलोसिटी b2 एंड अप टू सो ऑन वेलोसिटी bn के साथ मूव कर रहे हैं। अब बेटा आपको पता है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैंने बोला लेट अस कंसीडर ए एन पार्टिकल and n particle has a mass m1 m2 up to so on mn and it can move with velocity b1 b2 up to so on bn। अब बेटा टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यहां पे देखेंगे, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम डेफिनेशन में बोला मैंने सम करना है, मीन मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन राइट हियर वेक्टर मोमेंटम इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1 and its velocity is b1, so you know the velocity is a vector quantity, so we can write here vector। हाँ जी आगे बेटा प्लस, हाँ जी क्या लिखेंगे, सेकंड पार्टिकल के लिए मास इज m2 एंड वेलोसिटी इज b2। ठीक है, जिस जो वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा उसके ऊपर वेक्टर लगाना है अप टू सो ऑन। अब इसने बोला है कि कितने पार्टिकल हैं बेटा, n पार्टिकल हैं, सो वी कैन राइट हियर mn एंड bn। मैंने क्या लिख दिया, ये टोटल मोमेंटम हो गया बेटा, n पार्टिकल थे, मास m1 m2 अप टू सो ऑन mn था, तो मैंने क्या कर दिया बेटा कि और वेलोसिटी b1 b2 bn थी, तो इसके वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लगा रहा हूं और मोमेंटम के ऊपर वेक्टर लगा रहा हूं बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा अब यहां से मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dp अपॉन dt। ये बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं देन F इज इक्वल टू m इंटू ए के इक्वल आता है। ठीक है, ये मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया। अब डेफिनेशन के ऊपर आएंगे, ये बोलता है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, अगर आप सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मीन F इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी कैन से दैट अगर F इज इक्वल टू जीरो हुआ तो बेटा dp अपॉन dt इज आल्सो इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो dp अपॉन dt इज आल्सो इक्वल टू, ये भी बेटा कितना रहेगा, जीरो रहेगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, बट यू नो द मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। पर जो बेटा मोमेंटम है दैट रिमेन, दैट इज ए कांस्टेंट वेक्टर। मोमेंटम को क्या लिखूंगा, कांस्टेंट। मोमेंटम बताया ना बेटा, डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे देन इट्स मोमेंटम रिमेन कंजर्व। तो बेटा सिमिलरली मैं यहां से ये देखो इसको क्या बोल सकता हूं, m1 b1 को p1 बोल सकता हूं, इसको p2 बोल सकता हूं और इसको pn बोल सकता हूं। तो इट मींस वी कैन से दैट हियर, क्या लिखेंगे बेटा, p1 वेक्टर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट p2 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस अप टू सो ऑन, क्या लिखेंगे बेटा, प्लस pn, ये टोटल मोमेंटम हुआ बेटा, pn इज आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो टोटल मोमेंटम रहेगा इस सिस्टम का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बेटा मैंने डेफिनेशन को प्रूव कर दी है इसको न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखना एक और, हाँ जी बेटा ये क्लियर हुआ डेफिनेशन में, हाँ जी बेटा अपनीत सिंह। सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले सारी मास ऐड कर लिए फिर वेलोसिटी और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया? ऐसे भी कर सकते हैं बट बेटा जो जिस साइंटिस्ट ने डेरिवेशन प्रूव करी होती है उसके अकॉर्डिंग वैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। ओके सर। चलो अब बेटा यहां भी क्वेश्चन आता है कि ड्राइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, लिखो अच्छा क्वेश्चन लिखो।
लिखो क्वेश्चन, राइट, लिखो ड्राइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ड्राइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑफ लीनियर मोमेंटम from Newton third law of motion, from Newton third law of motion। अब बेटा हमने क्या प्रूव करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले इधर देखेंगे बेटा, इधर देखो सभी, ये देखो बेटा मेरे पास ये एक ए बॉल है, अभी ये इसका आंसर नहीं लिख रहा हूं, कुछ और समझा रहा हूं आपको। ये ए बॉल है, इसका मास है m1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1। सिमिलरली इसके आगे एक और बॉल पड़ी हुई है, यहाँ पे ये बॉल है b और इसका मास है m2। ये बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। अब सपोज करो कि ए बॉल का स्पीड ज्यादा है और बी बॉल का स्पीड कम है, ये दोनों बॉल जो है यहां जाके एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगी, ए और बी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगी और कोलाइड करने के बाद, कोलाइड करने के बाद ए बॉल का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा बेटा b1 एंड मास इसका m1 है और बी बॉल का वेलोसिटी हो जाएगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी इज b2। तो इसको भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल देते हैं। मीन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, m2 u2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, फाइनल मोमेंटम m1 b1 प्लस m2 b2। इट्स योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो मतलब मैंने इक्वेशन लिखी, ये बेटा आपने प्रूव करनी है ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ। ये जो इक्वेशन लिखी, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द फाइनल मोमेंटम, मीन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हमने क्या करना है, न्यूटन के थर्ड लॉ से इस टर्म को प्रूव करना है। अब बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सिमिलरली मैंने क्या करना है, इसको ये देखेंगे, फिर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा। यहां पे एक ए बॉल है, अब आंसर लिख रहा हूं, ए बॉल है, इसका मास है m1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई u1। सिमिलरली यहां पे एक बॉल है बेटा b जिसका मास है m2 और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2। अब बेटा ये दोनों बॉल जो हैं एक दूसरे के साथ यहां पे कोलाइड कर गई, यहां पे ये a और ये b, ये दोनों कोलाइड कर गई। अब कोलाइड करने के बाद ए बॉल का वेलोसिटी हो गया b1, ए बॉल का वेलोसिटी b1 और बी बॉल का वेलोसिटी हो गया बेटा b2। अब इसको क्या लिखेंगे कि ये जो है, ये दोनों केस जो है इनको बोलेंगे बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन सी, ठीक है। और इसको बोल दिया मैंने ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। और लास्ट वाले को बोल दिया मैंने आफ्टर कोलिजन, इसको बोल दिया मैंने आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। अब बेटा ये देखो इधर, ये जो बॉल ए है जब ये स्ट्राइक करेगी तो इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स बैकवर्ड भी लगेगी, मतलब इसको मैं लिखूंगा एफ ए बी, एफ ए बी, जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी। और ये जो बी बॉल है ये आगे की तरफ पुश होगी, मतलब इसकी जो पहले वेलोसिटी थी वो चेंज हो जाएगी, मतलब इसको क्या लिखूंगा एफ बी ए। मतलब एफ बी ए का मतलब हुआ कि बी बॉल की वेलोसिटी ए के कारण चेंज हुई। ये जो मैंने लिखा, ये देखो यहाँ पे ए बी लिखा, मतलब ए बॉल की जो वेलोसिटी वो बी के कारण चेंज हुई, बी के कारण। मतलब पहले ए का स्पीड ज्यादा था, जब बी को हिट करा तो हो सकता है इसकी स्पीड डिक्रीज कर गई, और बी बॉल का वेलोसिटी कम था, स्पीड कम था, जब ए बॉल ने इसको हिट करा तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी।
तो मतलब एफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो, अब चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता था बेटा? एफ ए बी, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। मतलब ए बी जो है बी ए के इक्वल भी है, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इट मीन इट इज इन अपोजिट। एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। अब बेटा यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, इम्पल्स आपने पढ़ा हुआ है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ध्यान से देखना है, इम्पल्स आई इज आल्सो इक्वल टू, मैंने लिखा इम्पल्स किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। पहले ए बॉल के लिए लिख रहा हूं ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलाइड कर रही है, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम इंटरवल, मतलब डेल्टा टी। ये टाइम के बीच में भी चेंज आ रहा है। अब बताया था जब क्रिकेटर बॉल को बेटा कैच करते हैं तो इट कैन चेंज द इंक्रीज द टाइम इंटरवल, तो ये ए बी का हो गया। अब इसके लिए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? इसके लिए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पी, तो बेटा दैट इज आल्सो इक्वल टू, ध्यान से देखना है, अब इसको क्या लिखूंगा? फाइनल मोमेंटम। ये देखो लिखा है, क्या लिखा है? ए बी। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ? m1 b1 माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस m1 u1। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट केस के लिए। अब सिमिलरली मैं, ये पहले मैंने एफ ए बी के लिए लिखा, अब सिमिलरली मैं एफ बी के लिए लिखूंगा, बी ए के लिए। अब एफ बी ए, मतलब बी बॉल की बात कर रहा हूं अब मैं, बी ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी इज आल्सो इक्वल टू सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा बेटा? बोलो क्या लिखेंगे? एम m2b2। अब पहले ये ए बॉल की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बी बॉल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बी बॉल की बात कर रहा हूँ, इट मींस क्या लिखेंगे बेटा? m2b2, m2b2 माइनस क्या लिखेंगे बेटा? m2u U2। u2। वेरी गुड, ये बेटा बी बॉल का हो गया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ लगाना है, मतलब ये इक्वेशन इसके इक्वल करनी है, मतलब एफ ए बी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज आल्सो इक्वल टू, क्या लिखते हैं बेटा? माइनस एफ बी ए माइनस एफ बी ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो बेटा आपको पता है डेल्टा टी रिमेन कैंसल आउट, दोनों सेम है, ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एफ ए बी का वैल्यू क्या है बेटा? देखेंगे ये वैल्यू, ये लिखेंगे एफ ए बी का वैल्यू क्या है, मैंने प्रूव करना है। ये देखो, ये क्या प्रूव करना है? इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2, एम, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब m1b1 प्लस m2b2, m2b2, ये प्रूव करना है। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे? देखो m1b1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू, क्या आ गया बेटा? माइनस m2b2 माइनस m2u2। अब बेटा इसको रीअरेंज करना है हमने, ध्यान से देखेंगे, रीअरेंज करेंगे। मतलब ये देखो इधर m1b1, ध्यान से देखेंगे, m1b1 मीन फाइनल मोमेंटम। अब देखो इधर ये टर्म, ये देखो इधर ये माइनस की है, लेफ्ट राइट साइड ये माइनस की टर्म है। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो बेटा किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी ना। प्लस क्या लिखेंगे? m2b2,
क्या लिखेंगे, m2b2। अब देखो इज इक्वल टू, ये देखो इधर माइनस की है लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट में जाएगी बेटा किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, m1u1। अब देखो आगे, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस m2u2। मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ये प्रूव कर दिया बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किससे प्रूव करा मैंने, न्यूटन के थर्ड लॉ से प्रूव करा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी पुनीत सिंह, जसविंदर बेटा, इज देयर इज एनी कंफ्यूजन? नो सर। हाँ जी जसविंदर बेटा, नो सर। वेरी गुड बेटा। तो ये बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आएगा कि न्यूटन के थर्ड लॉ से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करा। चलो आगे बेटा, आगे आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे बेटा, उसके ऊपर भी एक फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, जैसे आपने देखा होगा बेटा, इधर देखेंगे कि आपने देखा होगा कि जो आपके आर्मी वाले हैं, अगर या जो एथलीट है, जब वो बेटा फायर करते हैं तो गन को अपने शोल्डर के साथ लगा के रखते हैं ना। जब शोल्डर के साथ लगाते हैं और क्या करते हैं, फायर करते हैं। अब शोल्डर के साथ क्यों लगाते हैं, क्योंकि बेटा जब बुलेट उससे आगे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, तो उसके ऊपर न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, इट रिकॉइल विद वेलोसिटी, मतलब वो बैकवर्ड आता है। जब फायर आगे जाएगा तो गन जो है बैकवर्ड आती है, पीछे की तरफ आती है। तो आगे एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ध्यान से देखना, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनेगा। फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसकी कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास रिकॉइल ऑफ गन। क्या बोलना है, रिकॉइल, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन। अब लिसन केयरफुली, अब बोलता है लेट m इज द मास ऑफ गन। ध्यान से समझना है बेटा, ये भी डेरिवेशन 3 मार्क्स में भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। मैंने क्या करा, कैपिटल M जो है मास ऑफ गन मान लिया मैंने, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन, ठीक है। अब बेटा स्मॉल m मान लिया मैंने मास ऑफ बुलेट, जो मास ऑफ बुलेट, कैपिटल M इज द मास ऑफ गन, स्मॉल m इज द मास ऑफ बुलेट। अब सुनेंगे ध्यान से, बिफोर फायरिंग, जब आपने फायर नहीं करा है, बिफोर फायरिंग बोथ गन एंड बुलेट आर रेस्ट। जब आपने फायर नहीं करा है तो गन और बुलेट जो है दोनों किसमें, रेस्ट में। आफ्टर फायरिंग, जब आपने फायर कर दिया, द बुलेट मूव विद वेलोसिटी बी, द बुलेट, द बुलेट मूव विद वेलोसिटी स्मॉल बी। जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी मैंने कंसीडर कर ली स्मॉल बी, और गन जो है उसकी वेलोसिटी बैकवर्ड मूव करेगी, तो इसकी वेलोसिटी मान ली मैंने कैपिटल बी। ध्यान से समझना है, इसका मास भी कैपिटल एम है और वेलोसिटी कैपिटल बी है। बुलेट का मास स्मॉल एम है और उसकी वेलोसिटी मैंने बी मान ली। लिसन केयरफुली आगे, as no external force act on the system according to law of conservation of linear momentum, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ये देखो इधर क्या लिखना है हमने, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम मोमेंटम बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग, जानते हैं ना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर, आफ्टर
फायरिंग। अब बेटा मैंने क्या बोला, जब इसने फायर नहीं करा है, इट मीन ये देखो इधर, तो फॉर्मूला है आपके पास m1, ध्यान से सुनना है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू m1b1 प्लस m2b2। ये मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब पहले मैं गन की बात करता हूं, तो इसका मास कितना है, कैपिटल एम, और इसकी बिफोर फायरिंग, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0, ठीक है, प्लस बुलेट का मास कितना है, स्मॉल एम, पर बिफोर फायरिंग उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, इज इक्वल टू, ये उसके लिए मान लो आप कैपिटल एम, गन का मास कैपिटल एम है, वेलोसिटी कैपिटल बी है, और दूसरे का बुलेट का मास स्मॉल एम है और उसका वेलोसिटी स्मॉल बी है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो यू कैन राइट हियर वेक्टर। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज कर देना है, मतलब एम बी, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 है, एम बी इज आल्सो इक्वल टू, ये वेक्टर डाला बेटा मैंने, एम बी इज इक्वल टू माइनस एम बी, इक्वलाइज कर दिए मैंने इसको, एम बी इज इक्वल टू माइनस एम बी। मैंने निकालनी है कैपिटल बी, कैपिटल मीन मास ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ गन, कैपिटल बी इज आल्सो इक्वल टू, आप वेलोसिटी ऑफ गन भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी निकाल सकते हैं, तो यहां से क्या आएगा बेटा, माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू क्या बन जाएगा बेटा, स्मॉल बी। अब यहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है, आपको पूछता है कि बट ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो आपने बोला है नेगेटिव साइन शो दैट बी एंड बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने बोला जैसे शोल्डर के साथ लगा के रखते हैं, तो बेटा फॉरवर्ड, जैसे बुलेट फॉरवर्ड जाएगा, गन जो है बैकवर्ड आता है, तो स्मॉल बी एंड कैपिटल बी आर अपोजिट डायरेक्शन, गन गिव्स किक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और गन रिकॉइल विद वेलोसिटी बी फर्दर। यहां पे मैं ये कंडीशन भी यूज कर सकता हूं कि मास कैपिटल एम, मास ऑफ गन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट गन इज लेस देन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट। तो ये कंडीशन भी आप ऐड कर सकते हैं, मीन रिकॉइल ऑफ गन इज मच स्मॉलर देन फॉरवर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो ये बेटा आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, तो आपने एप्लीकेशन बाकी का रीड करना है। यहां से एक क्वेश्चन करते हैं, राइट, बेटा अपनी कॉपी लेंगे सभी बेटा, दोनों बेटे होल्ड योर कॉपी बेटा, राइट द क्वेश्चन। ए 30 किलोग्राम, राइट, ए, हाँ जी बेटा ये क्लियर है, हाँ जी, रिकॉइल ऑफ गन, जसविंदर, पुनीत बेटा, यस सर। हाँ जी पुनीत, ओके, चलो लिखो बेटा, ए 30 किलोग्राम शेल, ए 30 किलोग्राम शेल, SHELL is flying at 48 meter per second, at 48 meter per second, when it explodes, when it explode, it's one part of, it's one part of 18 kilogram stop, 18 kilogram stop, while WHILE, while the remaining part flies on, while the remaining part flies on. Find the velocity of the latter, LATER. Find the velocity of latter.
यस बेटा, ये देखो मास ऑफ शेल कैपिटल एम मान लिया मैंने, मास ऑफ शेल कितना दिया है इसने 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ शेल मीन यू, वेलोसिटी ऑफ शेल कितना दिया है 48 मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर, सर 120 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, 120 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी जसविंदर, यू गॉट। फाइंड आफ्टर एक्सप्लोजन, ये देखो आफ्टर एक्सप्लोजन M1 मैंने कितना मान लिया 18 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट B1 इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट B1 कितना मान लिया 0। अब मास ऑफ सेकंड पार्ट निकालना है मैंने, M2 निकालना है, तो M2 कैसे निकलेगा बेटा 30, -18। 30 माइनस 18, इट मीन्स इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 12 किलोग्राम, 12। 12 किलोग्राम। अब लगाओ फॉर्मूला, पहला तो जीरो है तो सीधा लगा दूंगा MU इज इक्वल टू, दूसरा जीरो है, मीन M1 B1 प्लस M2 ठीक है बेटा। तो यहाँ पे M कितना है 30 और U कितना है 48, 48 इज इक्वल टू M1 कितना है 18 और वेलोसिटी B1 कितना है 0, सिमिलरली प्लस M2 कितना है 12 और B2 हमने निकालना है, इट्स 12 मल्टीप्लाई बाय B2 हम फाइंड करेंगे। तो बेटा B2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 30 मल्टीप्लाई बाय 48, 30 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 12। इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन इट इज इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड, B2 is equal to 120 meter per second. Jaswinder got my point? Yes, sir. चलो move on next, move on next. Right, a neutron having a mass, a neutron having a mass 1.67, यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख दिया मैंने Mn। पता है आपको कितना होता है बेटा पुनीत मास ऑफ न्यूट्रॉन? सर 1.67 into 10 raised to power -27 वेरी kg। गुड, हाँ 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बेटा सेम होता है, याद रखना है जसविंदर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है, ठीक है। तो ए न्यूट्रॉन हैविंग मास 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम एंड moving at mean initial velocity, moving at 10 raised to power 8 meter per second, 10 raised to power 8 meter per second, ठीक है। collide with a deuteron, deuteron is the part of a nucleus, collide with a deuteron at rest, deuteron at rest and stick to it, stick मीन उसके साथ जुड़ जाता है, मास न्यूट्रॉन जो है ड्यूट्रॉन के साथ जुड़ जाता है, स्टिक टू इट इफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन, इसको M1 बोल दो, इफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर -27। अब इसने बोला है कि किलोग्राम, इसने बोला है पहले वो रेस्ट में, इट मीन U2 इज इक्वल टू 0, U2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा आगे, फाइंड द स्पीड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन,
जब न्यूट्रॉन जो है ड्यूट्रॉन के ऊपर कोलाइड करा, तो वो दोनों दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक कर गई। स्टिक करने के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना बेटा। जब एक दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी तो दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो वो वेलोसिटी आपने बेटा निकालना है। ये देखो इधर कैसे निकलेगा, इधर फॉर्मूला देखो, m1u1 प्लस m2u2, ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कैसे निकालना है, ये बोलता है कि जब न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करा तो वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक कर गए, मतलब m1 प्लस m2, और बाहर लिख दूंगा b। ठीक है, अगर दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे b लिखा। अब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। हरी अब सर 1.67 अपॉन 4.01। नहीं बेटा, गलत आ रहा है, फिर चेक करो। सर इसकी वेलोसिटी तो बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम हो जाएगी। इंटू -10⁻⁻19 में आ रहा है। नहीं बेटा, गलत कर रहा है, ये देखिए इधर 1.67। अपना कैलकुलेटर साथ में रखा करो, अगर आप आई आई ए एस लेवल में जाओगे तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है बेटा। 10⁻27 यहाँ पे पुट करा, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितना है इसका, 10⁻8। ठीक है, 10⁻8 प्लस दूसरा कितना है बेटा, 3.34 इंटू 10⁻27। उसकी वेलोसिटी जीरो है तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू, अब मास को ऐड कर दो यहाँ पे मास को m1 प्लस m2 है, मीन 1.67 प्लस 3.334 इंटू 10⁻⁻27। दोनों की पावर सेम है, बाहर कॉमन निकाल ली मैंने, -27, और साथ में आ गया बी। मैंने ये बी निकालना है, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइड बाय, ऐड करेंगे बेटा इसको, ये कितना आ जाएगा, 7 और 4, 5.01। 5.01, सही है, इंटू 10⁻⁻27। ये देखो, ये -27 जब ऊपर जाएगा तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, these term are cancel out, you can solve this। so if you solve this, your velocity is equal to 0.0 समथिंग आ जाएगा। ये बेटा कहीं गलत तो नहीं कर दिया, इंटू 10⁻8 भी आएगा यहाँ पे, इंटू 10⁻8, ये हमने मिस कर दिए, देखिए ये तो जीरो हो गया ना इतना, ये जीरो हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0.333 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इट्स योर राइट आंसर, मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, कैलकुलेटर साथ में रखना है बेटा। अगर आप ए एस लेवल या ए लेवल में जाएंगे, अगर सीबीएसई में जाएंगे, देन कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, बट इन AS level and A level, calculator is allowed. Last question you can try from home. Right. A car of mass, a car of mass 1000 kilogram, 1000 kilogram, traveling at
32 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर पर सेकेंड dashes 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 into the rear rear of a truck of mass 8,000 kilogram 8,000 kilogram moving in same direction moving in same direction with velocity of 4 meter per second 4 meter per second. After the collision, car bounces. After the collision, car bounces with velocity of 8 meter per second. 8 meter per second. Sir, what? After the collision, the car bounces 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 with a velocity of 8 meter per second. What is the velocity of truck? What is the velocity of truck after the impact? After the impact. तो ये बेटा जी आपने ट्राई करना है, ठीक है। तो रोज का बेटा 1 या 2 डेरिवेशन करवा रहा हूँ और साथ में उनके ऊपर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू।